Hello class, today I am going to teach about the subject business organization, class 11, chapter 8 and its part 2. In this video we have to discuss about the need for entrepreneurships. Every country, whether the developed and developing, needs entrepreneurs, whereas the developing countries need entrepreneurs to initiate the process of development. The developed one need एंटरप्रेन्योरशिप टू सस्टेन इट। तो एंटरप्रेन्योर की नीड क्यों पड़ी, ये चीज़ें हर एक कंट्री वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो, हर एक जगह पर किस चीज़ की एक एंटरप्रेन्योर्स की नीड होती है। और एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जो कि हर एक चीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं, लैंड, कैपिटल और लेबर्स को। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करवा। तो in the present Indian context, where on the one hand employment opportunities in public sector and large scale sector are shrinking, and on the other hand the vast opportunities arising from the globalization are waiting to be exploited. तो एक तरफ अगर एंटरप्रेन्योर्स को हम देखा जाए कि जो भी डेवलप हो, डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हो, हर जगह इसकी एक नीड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करती है, जिससे ग्लोबलाइजेशन आता है, लोग ग्लोबलाइज होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लार्ज स्केल पर, शॉर्ट स्केल पर, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती है। The need for entrepreneur arising from the function the entrepreneur perform in relation to the process of economic development and in the relation to the business enterprises। और सबसे दूसरा इफ़ेक्ट क्या है कि ये एंटरप्रेन्योर्स का फंक्शंस क्या है कि वो जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल है। दूसरा किसके रिलेशन में, बिजनेस इंटरप्राइजेस के। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट इज अ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे जीडीपी के कंट्रीब्यूशंस पे। इंक्रीज इन द जीडीपी is the most common indicator of economic development. Income is generated in the process of production, wages, salaries and capital get interest and residual income arises to the entrepreneur in the form of profit। तो इसमें दूसरी चीज़ है जीडीपी इंक्रीज होने का सबसे मेन इंडिकेटर क्या है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, और इकोनॉमिक जब डेवलप होगी जितना ही इनकम का फॉर्मेशन होगा। वो किस तरह से होगा, इनकम का फॉर्मेशन कहीं वेजेस से, सैलरी से, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है एक तरह से एंटरप्रेन्योर इन सारी चीज़ों में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन करेंगे हमारे जीडीपी में। सेकेंड है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कि एंटरप्रेन्योर्स के पास एक एबिलिटी होती है कि वो कहाँ पे कितना परसेंट, किस हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करे, किस हिसाब से लोगों की सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट करे और कैपिटल का फॉर्म हो, डीलिंग हो और सही प्रॉफिट हो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एंटरप्रेन्योर्स जो है एवरी न्यू बिजनेस सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारी न्यू बिजनेसेस इस्टेब्लिश होते हैं, जिससे कि क्या है कि नया बिजनेस इस्टेब्लिश होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगी, और न्यू बिजनेस जो होगा वो हर एक के पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होगा, स्किल होगा, क्वालिफिकेशन होगा। तो इससे जो है वो हमारे क्या होगा कि हम दूसरे को भी एम्प्लॉयड कर रहे हैं और नई स्किल भी जनरेट हो रही है। तो इसीलिए हेल्पफुल है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर, दूसरे को भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। एवरी न्यू बिजनेस क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द सप्लायर ऑफ इनपुट and the marketer of the output. For example, pen manufacturer would create opportunity for refill manufacturer as well as the wholesale retailer of stationery product। जैसे कि अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो पेन से रिलेटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको नीड होगी रिफ़िल की, और रिफ़िल और ये दोनों चीज़ जो होगा वो किसके लिए हेल्पफुल होगा, होलसेल और रिटेलर्स के लिए। इसीलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है दूसरों के लिए भी ये क्रिएट करता है। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक efficiency means to have a greater output from the same input. Entrepreneur improve the economic efficiency। तो किसके थ्रू improving processes, reducing wastage and increasing yield।
तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सेम इनपुट से, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड हो। वो किस तरह से? इम्प्रूविंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग वेस्टेज। अपने प्रोसेस को जो एंटरप्रेन्योर इम्प्रूव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को वेस्ट होने से रिड्यूस करते हैं, जिससे कि उनकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। बी पॉइंट है ब्रिंगिंग अबाउट द टेक्निकल प्रोसेसेस, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्निकल प्रोसेस का इन्वेस्टमेंट या न्यू टेक्निकल प्रोसेस को डेवलप करते हैं, इनिशिएट करते हैं। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स, तो एंटरप्रेन्योर पहले सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़, प्लानिंग करना, राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप ग्रोथ एंड हार्वेस्ट। तो ये सारी चीज़ होता है एंटरप्रेन्योर के प्रोसेस। मतलब इसमें सेल्फ डिस्कवरी क्या कहाँ से आएगा? अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर अराइजेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट ऑल ही एंजॉय डूइंग, हिज वर्क एक्सपीरियंसेस। तो वो अपने आप को पहले खुद को डिस्कवर करेंगे कि हमारे स्ट्रेंथ कहाँ है और हमारी वीकनेस किस में है। अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे और अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करेंगे। फिर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे किस फील्ड में कहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट्स की ने क्या है। फिर थर्ड पॉइंट गैदरिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़। सारी चीज़ को करके, सारी चीज़ को अपने आप को डिस्कवरी करके, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके, फिर उसके बाद वो उनका फोकस किस पे रहेगा? डिस्कस करेंगे, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, क्रिएटिविटी अपने अंदर लाएंगे कि उस तरह से एक्सपीरियंसेस से उन सब चीज़ों को पूरी तरह से गैदर करेंगे। फिर प्लानिंग करेंगे कि उनको करना क्या है, अपने बिजनेस प्लान करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे। फिर राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल, बाय यूजिंग बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर ट्राई टू अट्रैक्ट वेंचर ऑफ कैपिटल एंड पार्टनर, कैपिटलिस्ट एंड पार्टनर्स। फिर उनका बिजनेस प्लान बनने के बाद वो बहुत सारे कैपिटल को, पार्टनर्स की उनको ज़रूरत होगी, उन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे। फिर स्टार्टअप जो भी अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर लॉन्च द एंटरप्राइजेस एंड ट्राई टू डेवलप मोर कस्टमर्स, ही आल्सो मेक चेंजेस एज पर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। फिर वो उसी हिसाब से काम करेंगे जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट हमसे चेंजेस मांगता है। तो न्यू चीज़ लाते रहेंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से और अपने काम को इसी तरह से हैंडल करेंगे। ग्रोथ एंटरप्रेन्योर ट्राई टू एक्सपैंड एंड ग्रो द एंटरप्राइजेस। फिर एंटरप्रेन्योर क्या है, वो अपने एंटरप्राइजेस को डे बाई डे उसको सोसाइटी की नीड्स और वांट के हिसाब से एक्सपैंड करेंगे, उसको ग्रो करेंगे। फिर हार्वेस्ट, दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग रिवॉर्ड। और फिर अगर उनको किसी चीज़ से फील होता है तो वो उसको सेलिंग करेंगे, अपने बिजनेस को और अपने रिवॉर्ड को हार्वेस्ट करेंगे। मैंने एंटरप्रेन्योर सेल देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट न्यू वेंचर। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये होते हैं कि वो अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं और फिर उसी पैसे का, उसी कैपिटल का यूज़ करके नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टअप स्कीम इंडिया। अब स्टार्टअप के बारे में हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है कि स्टार्टअप है क्या। तो स्टार्टअप इंडिया इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट of India. The company was announced by the Prime Minister Mr. Narendra Modi in his speech on 15 अगस्त 2015। तो यहाँ पर स्टार्टअप को लॉन्च किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस टाइम पर वो? 2015 में 15 अगस्त को। और किसके थ्रू किया गया है? हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके थ्रू। स्टार्टअप इज अ एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द इंडिया। इसका मेन क्या था, पर्पस क्या है, इसका प्लान क्या है? ये एक एक्शन प्लान है जो कि डेवलप क्या करता है? इकोसिस्टम को डेवलप करता है। किस चीज़ को प्रमोट करना है? अपने कंट्री को प्रमोट करना है। बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर है, उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेरियस बैंक फाइनेंस स्कीम टू प्रमोट। और गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल बैंक को जो है ये ऑफ़र किया है कि वो स्टार्टअप को प्रमोट करें और उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें। स्टार्टअप मीनिंग एंड डिफिनेशन। व्हाट इज अ स्टार्टअप? तो स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बिजनेस एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट है, कंपनी है, पार्टनरशिप्स में काम हो सकता है, ये भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है ये स्टार्टअप, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है, विच आर स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर अगो, एंड
हैज़ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस दैन 25 करोड़, जो कि ये कहा गया है कि लेस दैन उसको 5 ईयर्स होना चाहिए उसको स्टार्ट करें, उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़। टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप, द एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन एंड इट्स टर्नओवर शुड नॉट बी एक्सीड 25 करोड़ इन इज एग्जिस्टेंस, और उसके एग्जिस्टेंस से 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके एनुअल टर्नओवर। अब सेकंड पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, इसमें इसको भी थोड़ा सा ये स्टार्टअप से मतलब आइडियाज़ जो है बहुत सारे मिलते हुए हैं, मगर वो एक स्कीम है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओवर द लास्ट 2 decades, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैज़ गॉन टू स्ट्रक्चर from where it play a major role in developing a global economy. Intellectual property is everywhere. The music you listen to, technologies that make your phone work, design of your favorite car, logo of your sneakers, it exists in all the things you can see of all are the product of human creativity and skills such as inventions, book, painting, song, symbols, name, image, design, use in business। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सारी चीज़ जो कि एक इंसान अपने टेक्नोलॉजीज़ में जो चीज़ चेंजेस देख रहे हैं हम लोग, अगर कोई भी लोगो है, कोई क्रिएटिव स्किल्स आ रही है, या कोई भी न्यू जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजीज काम कर रही है, वो सारी चीज़ क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि एक तरह से इनटेंजिबल होता है। प्योरली क्या है, ये एक इनटेंजिबल होता है। ऑल इन्वेंशन ऑफ क्रिएशन बिगन विद द आइडिया, वंस द आइडिया बिगन टू द एक्चुअल प्रोडक्ट। एक जितने भी इन्वेंशन है क्रिएशन का, वो एक आइडिया बनता है, और वही आइडिया क्या है, यूज़ होता है, जो कि एक क्या बन सकता है, प्रोडक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन। इसे प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक अथॉरिटी इसके अंदर कंसर्ट की। लीगल राइट कन्फर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड, जैसे कि इन्वेंशंस, बुक, पेंटिंग, सॉन्ग, सिंबल्स, नेम, जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीज़ किस में आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाता है। अब इसमें अंदर पॉइंट है स्मॉल बिजनेस वर्ड से ही समझ में आ रहा है वो बिजनेस जो बहुत ही स्मॉल लेवल पर काम कर रहा है। स्मॉल scale business exists in every country of the world, but in the developing country like India, small is by a special place as they are the scarcity of capital and abundance of labor. Small scale enterprises use labor incentive and capital saving techniques. स्मॉल बिजनेस क्या है, ये हर एक कंट्री में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में वो बहुत ही कॉमनली मिलेगा स्मॉल स्केल। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ही लिमिटेड कैपिटल होते हैं, लेबर्स होते हैं, ये वर्क करते हैं लेबर इंसेंटिव्स पर या कैपिटल सेविंग टेक्निक्स पर वर्क किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशंस क्या है, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज़ डिफाइंड बाय द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एज एनी एंटरप्राइजेज which employ not more than 50% when using power and 100 when not using power, and with the capital assets not exceeding 5 लाख। इसमें जो है एक हम लोगों की कंट्री के इंडिपेंडेंट होने के बाद स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो किसके थ्रू डिफाइन किया गया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDBI इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में। और उनके हिसाब से क्या है कि एनी एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50%, वो एंटरप्राइजेस जो कि 50 लोग से ज़्यादा किसी को एम्प्लॉय नहीं कर रही है, व्हेन यूजिंग पावर एंड 100 व्हेन यूजिंग पावर एंड सच कैपिटल एसेट नॉट एक्सीडिंग, और उनकी कैपिटल एसेट्स जो हैं वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो सारी चीज़ किस में आ जाते हैं, स्मॉल बिजनेस में।
उसके बाद ये 1951 की बात है। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए 1959 में, 1960 में, 66 में, 75 में, 1990 में, 80 और 90 में इसको रिवाइज किया गया। उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल स्केल की क्या मतलब ओवरऑल मीनिंग बदल रही। द इमरजेंस ऑफ द लार्ज सर्विस सेक्टर हैज़ नेसेसिटेड the government to include other enterprises covering both small scale enterprises sector and related service enterprises come under the मतलब वो सारे चीज़ इसके अंदर आ रहे हैं जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस है और उससे रिलेटेड सर्विस जो एंट्रीज है वो सारी चीज़ इसमें आ रही। एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल स्केल वॉज टेकिंग प्लेस ग्रोइंग इनटू द मीडियम स्केल दे वर एक्वायर्ड टू अडॉप्ट हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू रिमेन कंपटीशन ऑफ द फास्ट ग्लोबली वर्ल्ड। और इसमें क्या है कि ये चीज़ जो है बहुत ही फास्ट ग्लोबली वर्ल्ड कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें मेन वर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज नेसेसरी टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ सच इंटरप्राइजेस माइक्रो स्मॉल मीडियम प्रोवाइड देम विद अ सिंगल लीगल फ्रेमवर्क। स्मॉल मीडियम और माइक्रो इन सब को एक ही उसमें फ्रेमवर्क में डाला गया है। वो क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और ये एक्ट क्या चीज़ के बारे में हमको बताता है, एड्रेसिंग दिस इश्यूज रिलेटिंग टू द डिफिनेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस सर्विसेज रिलेटेड कंप्राइजेस आल्सो कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। ये सारे चीज़ इस एक्ट के अंदर आते हैं। उसके अंदर क्या डिफाइन किया जाता है, क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस। और ये एक्ट फोर्स में कब आया, अक्टूबर 2006 में। और इसको जो है स्मॉल बिजनेसेस को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विसेज। तो इसमें ऑल ओवर इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा स्मॉल स्केल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के वर्क। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम लोगों को इसमें से किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।